हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 28 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 132 टॉपिक हम प्रीवियस 19 सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालत के बारे में, देन हम जानेंगे ज्यूस मिशन के बारे में, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आज हम कोसोवो कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है जानेंगे इसके बारे में। एक एक्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नीम से संबंधित डायबैक डिसीज क्या है जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका लोक अदालत से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लोक अदालत जो कैंप था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिना किसी स्टैट्यूटरी बैकिंग के एज अ वॉलेंट्री एंड कॉन्सल्टेटरी एजेंसी के रूप में इन 1982 में महाराष्ट्र में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लोक अदालत है उनका ऐसे केसेस पर जुरिसडिक्शन नहीं होता जो कि नॉट कंपाउंडेबल होते हैं किसी कानून के तहत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो परमानेंट लोक अदालत है उसका जो क्षेत्राधिकार है वह ऐसे केसेस तक है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ तक होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फर्स्ट लोक अदालत जो कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिना किसी स्टैट्यूटरी बैकिंग के एज अ वॉलेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूटरी एजेंसी के रूप में 1982 महाराष्ट्र में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात के अंतर्गत। इसके अलावा उसको 1982 में आयोजित किया गया था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लोक अदालत है ऐसे केसेस पर उनका क्षेत्राधिकार नहीं होता जो कि नॉट कंपाउंडेबल होते हैं किसी कानून के अंतर्गत, यानी कि ऐसे केसेस जिनके ऊपर समझौता नहीं किया जा सकता वह केसेस लोक अदालत की जुरिसडिक्शन में नहीं आते। तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि परमानेंट लोक अदालत का जुरिसडिक्शन ऐसे केसेस तक है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ तक होती है। तो इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो एनपीए है वो बैंक के द्वारा ये बताया गया कि इसके अंतर्गत 2021-22 की अगर हम बात करें 2020-21 के कंपेयर में तो वह 4 गुना बढ़ गया है। अगर हम बात करें वेरियस मैकेनिज्म की जो कि एनपीए की रिकवरी करते हैं, अगर उनमें फर्स्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। इसके अंतर्गत जो डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी होता है, ये जो इस्टेब्लिश किए गए थे डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंतर्गत, जो कि एक त्वरित रूप से एक्सपीडियस रूप से ये एडजुडिकेशन करते हैं रिकवरी ऑफ डेब्ट्स का। जो भी बैंक्स के अंतर्गत होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हैं उनके अंतर्गत, तो इसको ये त्वरित रूप से उनका निपटारा करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, साथ ही साथ डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये हेड किए जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर साथ ही साथ चेयरपर्सन के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो सेकंड मैकेनिज्म है आपका बैंक्रप्सी कोड है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। साथ ही साथ इसको अभी 2021 में इसको अमेंड भी किया गया है और ये टाइम बाउंड प्रोसेस के अंतर्गत रिजॉल्व करता है इंसॉल्वेंसी को, जो कॉर्पोरेट डेप्टर्स होते हैं 330 डेज के अंतर्गत। इसके अलावा ये इस्टेब्लिश करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को, यानी कि CIRP को। इसके अलावा अगर हम बात करें एक एक्ट और है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, यानी कि जिसको हम सारफेसी एक्ट के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत जो बैंक्स होता है, जिस व्यक्ति ने भी लोन लिया है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है या जो उसकी सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होती है उसको वह अपने अंडर में ले लेता है और उस सिक्योरिटी को वह बेच सकता है। इसके अंतर्गत कोई भी कोर्ट का इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं होती और ये सारे जो एसेट्स हैं चाहे वह मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, साथ ही साथ जो इसके अंतर्गत जो सिक्योरिटी रखवाई गई है लेंडर के द्वारा तो वह इसके अंतर्गत कवर होते हैं। इसके अलावा अगर हम फोर्थ मैकेनिज्म की बात करें तो जो फोर्थ मैकेनिज्म है वह है लोक अदालत। अगर हम लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत का मीन्स है ये आपकी लोगों की अदालत, यानी कि पीपल्स का कोर्ट, और जो कि बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो ओल्ड फॉर्म जो था एडजुडिकेशन करने के लिए यानी कि निर्णय देने के लिए, तो वह आज भी हमें रेलिवेंट दिखाई देता है मॉडर्न डेज में भी।
अगर हम बात करें, ये एक तरीके से आपका कंपोनेंट है जो कि अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन किया जाता है उस सिस्टम का, जिसके अंतर्गत ये जो इनफॉर्मल और साथ ही साथ सस्ते रूप से और त्वरित रूप से ये जस्टिस दे सकता है कॉमन पीपल को। अगर हम बात करें फर्स्ट लोक अदालत कैंप की, तो बिना किसी स्टैट्यूटरी बैकिंग के इसको फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात के अंतर्गत इन 1982 में। फर्स्ट वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक यानी कॉन्सुलेटरी एजेंसी यानी कि सुलह एजेंसी के रूप में, इसको फर्स्ट टाइम 1982 में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो है एक तरीके से लगातार इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको स्टैट्यूटरी अगर जो बैकिंग दी गई पर 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाकर 1987 में इसको लीगल बैकिंग दे दी गई, जिसके बाद से ये लोक अदालत के रूप में ये अपनी सर्विस देने लगा। अगर हम बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टेट डिजिटल लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तालुक लीगल जो सर्विस कमेटी होती है, वह ऑर्गेनाइज कर सकती है लोक अदालत को, और किसी भी मतलब समय के अंतराल पर या किन प्लेसेस पे किया जाएगा तो वह इन अथॉरिटी के द्वारा इनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके अलावा जो हर जो लोक अदालत है ये ऑर्गेनाइज की जाती है एरिया के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो मेंबर्स हैं, इसमें जो रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वे इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो लोक अदालत है ये कंसिस्ट करता है जुडिशियल ऑफिसर को एज द चेयरमैन, और इसमें जो लॉयर और जो एडवोकेट होते हैं और सोशल वर्कर भी इसके अंतर्गत मेंबर हो सकते हैं। अगर हम बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा के बारे में, तो ये अदर जो लीगल सर्विस जो इंस्टीट्यूशन है वे कंडक्ट कराते हैं लोक अदालत को। नालसा को अगर जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत, जो कि फोर्स में आया 9 नवंबर 1995 को। ये एक तरीके से नेशन वाइड यूनिफॉर्मली नेटवर्क है जो कि प्रोवाइड कराता है फ्री एंड कॉम्पिटेंट जो लीगल सर्विस मिलनी चाहिए वीकर सेक्शन को इन द सोसाइटी, तो उनको ये प्रोवाइड कराया जाता है नालसा के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो जुरिसडिक्शंस की, तो लोक अदालत के अंतर्गत ये इस तरीके के जो कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं, इस तरीके के जो केसेस जिनमें सेटलमेंट हो सकता है, उनके केसेस को इसके अंतर्गत सुना जाता है, जिसके अंतर्गत पार्टीज हैं जिसमें डिस्प्यूट हो सकते हैं, जो कि ऐसे केसेस जो कि किसी कोर्ट के समक्ष अगर पेंडिंग है वह केसेस। इसके अलावा ऐसे मैटर जो भी किसी अभी कोर्ट के समक्ष नहीं गए हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो केसेस हैं वह तब लोक अदालत के अंतर्गत लाए जा सकते हैं फॉर द सेटलमेंट, अगर पार्टीज इसके लिए सेटल करने के लिए डिस्प्यूट को लोक अदालत के अंतर्गत वह राजी इसके अंतर्गत होती हैं तो। इसके अलावा जो प्री लिटिगेशन जो डिस्प्यूट होते हैं उसके संदर्भ में जो लोक अदालत के अंतर्गत जो रिसीप्ट है, ये एप्लीकेशन इसके अंतर्गत किसी भी पार्टी के द्वारा दी जाती है तो इसके अंतर्गत उसको सुना जा सकता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत ऐसे मैटर्स जो कि आपके मैट्रिमोनी से संबंधित हो सकते हैं, शादी या फैमिली डिस्प्यूट या क्रिमिनल जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होने चाहिए, यानी कि वो उसके अंतर्गत समझौता हो सकता है कानून के अंतर्गत, तो ऐसे ऑफेंस उसके अंतर्गत होने चाहिए। इसके अलावा इसमें लैंड एक्विजिशन से संबंधित केसेस, लेबर डिस्प्यूट है या वर्कमैन का कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है, इससे संबंधित केस है, बैंक रिकवरी से संबंधित केस है, तो इससे संबंधित केसेस को लोक अदालत के द्वारा सुना जा सकता है। इसके अलावा जो लोक अदालत है उसमें इस तरीके के ऐसे केसेस पर जो जुरिसडिक्शन उसका नहीं है, जो कि नॉट कंपाउंडेबल है, जो कि एक तरीके से बर्स्ट केसेस होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, तो उन केसेस से संबंधित इसके अंतर्गत लोक अदालत के अंतर्गत नहीं सुने जा सकते। इसके अलावा अगर हम इसके पावर्स की बात करें तो लोक अदालत के पास सेम पावर है जैसे कि किसी सिविल कोर्ट के पास होती है, और इसको जो पावर मिली हुई है वह है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत। अगर हम बात करें लोक अदालत की तो ये रिक्वेस्टिंग पावर जो कि इसके ऑन प्रोसीजर और इससे संबंधित जो डिस्प्यूट है किस तरीके के प्रोसीजर होंगे उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, तो लोक अदालत वह निर्धारित उसके अंतर्गत कर सकती है, ये उसके पास पावर है। साथ ही साथ इसके समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं लोक अदालत के समक्ष, तो उसमें जो जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंतर्गत जो भी इंडियन पीनल कोड 1860 और लोक अदालत के पास जो सिविल कोड की भी पावर है जिसके अंतर्गत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत वह अपना फैसला दे सकता है। और अगर लोक अदालत के द्वारा जो भी अवार्ड दिया गया है यानी कि जो भी फैसला दिया गया है उसको जो वो केसेस को एक तरीके से उस फैसले को सिविल कोड जैसा पावर उसको माना जाएगा।
उसका वही महत्व होता है जैसे किसी एक सिविल कोर्ट का होता है, तो वही उसके इस तरीके के फैसले को उसको माना जाता है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई अगर उसको फैसला दिया जाता है तो वह फाइनल होता है और जो भी पार्टीज हैं उसके ऊपर बाइंडिंग होता है। इसके आगे उस डिस्प्यूट को किसी भी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, तो इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती, और अगर कोर्ट के द्वारा अगर पहला ऐसा केस है जो कि कोर्ट के समक्ष लाया गया है, फिर उसके बाद लोक अदालत के समक्ष लाया गया है, तो कोर्ट ने अगर इससे संबंधित कोई फीस ली है तो वह भी इसके अंतर्गत वापस कर दी जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीडी ट्रायल्स होता है डिस्प्यूट से संबंधित, और इसमें कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर लॉ नहीं है कि किसी एक प्रोसीजर के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। तो इसमें एक स्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत प्रोसीजर नहीं है, जो कि एक समाज के जो वीकर सेक्शन है उनको आसान बनाता है इसमें एप्लीकेशन देने के लिए। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो डिस्प्यूट है डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं जज के साथ, जबकि आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो इस तरीके से आपको इंटरेक्शन जज के साथ नहीं करने की परमिशन होती है। इसके अलावा इसमें जो लोक अदालत है बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, और इसके अंतर्गत जो डिक्री है वह सिविल कोर्ट और जो नॉन अपीलेबल होती है, जिसके बाद एक फाइनल डिसीजन होता है और इसकी किसी भी कोर्ट के समक्ष वापस इसकी अपील नहीं की जा सकती। इससे जो हमारे जो केसेस की जो पेंडेंसी है लगातार जुडिशरी के ऊपर, तो वह इससे एक तरीके से जुडिशरी के ऊपर जो बोझ है उसको कम इसके अंतर्गत करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो परमानेंट लोक अदालत की, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को अमेंड करके 2002 में इसको एक परमानेंट लोक अदालत के रूप में इसमें निर्धारित कर दिया गया। विद इसके अंतर्गत जो केसेस हैं जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से संबंधित, जैसे कि उसमें ट्रांसपोर्ट, पोस्टल और टेलीग्राफ उसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। तो एक तरीके से इसको परमानेंट स्टेटस दिया गया 2002 में। और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत परमानेंट बॉडीज के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया, और इसमें जो कंसिस्ट करता है चेयरमैन, जिसको एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, और इसमें जो जुडिशियल ऑफिसर है वह हायर होना चाहिए रैंक में इन द डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, और 2 अदर पर्सन इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से संबंधित। साथ ही साथ इनका जुरिसडिक्शन जो भी ऐसे मैटर हैं जो कि ऑफेंस हैं, जो कि नॉट कंपाउंडेबल हैं, तो उससे संबंधित इनका जुरिसडिक्शन इनके पास नहीं है, जैसे कि हमने पहले बात की। और साथ ही साथ इन जो परमानेंट लोक अदालत है उन केसेस का जिनकी वैल्यू 1 करोड़ तक है उस तरीके के केसेस को ये सुन सकती है। ऐसे केसेस जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है उनको केसेस को सुनने का अधिकार परमानेंट लोक अदालत के पास नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लोक अदालत से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यूस मिशन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको ये बताना है कि ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। क्या ये नासा के द्वारा, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या इसरो के द्वारा, या जो रशिया की जो रॉसकॉस्मोस है उसके द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो मिशन है वह शुरू किया गया है जो अभी ईएसए के द्वारा अभी 2023 में जुपिटर के ऊपर ये मिशन है, और इसको 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, इसका पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, और इसको ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो कि लॉन्च करेगा मिशन को 2023 में। इसके अलावा ये यूरोप का फर्स्ट डेडिकेटेड रोबोटिक मिशन होगा जुपिटर पे। साथ ही साथ ये एक तरीके से डिटेल ऑब्जर्वेशन करेगा जुपिटर की, और इसके जो 3 लार्जेस्ट इसके जो मून्स हैं, जिसके आपको गैनीमेड और जो कैलिस्टो और यूरोपा हैं, उसकी भी ये ऑब्जर्वेशन के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। इसके अलावा इस मिशन के अंतर्गत ये कैरेक्टराइज करता है ये मून्स के अंतर्गत, और जो प्लेनेटरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो हैबिटेट के रूप में अगर यूज किया जा सकता है तो उस तरीके का एक्सप्लोरेशन इसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जो जुपिटर का कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है इन डेप्थ में, और उससे संबंधित जो वाइडर जुपिटर सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करने का ये प्रयास करेगा ज्यूस मिशन। इसके अलावा इससे संबंधित एक आप जुपिटर पर ही नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसको जूनो मिशन के नाम से जानते हैं। ये 5 अगस्त 2011 को धरती से छोड़ा गया था, और ये पहुंचा था इसके ऊपर जुपिटर पे 5 जुलाई 2016 को। ये जो जुपिटर है उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था नासा के द्वारा, और ये एक तरीके से वहाँ की ग्रेविटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो पोलर जो मैग्नेटोस्फीयर है उसकी फाइंडिंग के लिए इस जूनो मिशन को भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जूस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और जो जूनो मिशन है वह है आपके नासा का। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जूस मिशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है कॉम्बिनेशन होता है टेक्निक्स जैसे कि आपकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, साथ ही साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको एक्सेप्ट किया गया है क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कि एक्ट करेगी एपेक्स बॉडी ऑफ दिस सेक्टर। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी होती है वह कॉम्बिनेशन होती है टेक्निक्स जैसे कि आपकी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन की, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको एक्सेप्ट किया गया है क्रिटिकली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। क्रिटिकली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो कि देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और अगर इन पर कोई खतरा बनता है तो वे एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पर भी खतरा बन सकता है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इन तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको एक तरीके से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, तो इसको एक्सेप्ट किया गया है क्रिटिकली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी को, जो कि एपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी इस सेक्टर के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है टेक्निक्स जैसे कि आपका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, साथ ही साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन का, और ये एक तरीके से स्कैनिंग करती है जो भी आपका जो ज्योग्राफिकल मैपिंग और को एनालाइज करती है अर्थ एंड ह्यूमन सोसाइटी को। इसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन है सभी डोमेन में आपको दिखाई देखने को मिलता है, चाहे आप बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में, चाहे आप इंडस्ट्री फील्ड में, साथ ही साथ आपके अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड के अंतर्गत, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि आपकी बैंकिंग और फाइनेंस के अंतर्गत इसके एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब इसको जो वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया है क्रिटिकली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। इससे संबंधित अगर हम पॉलिसी की बात करें तो इससे संबंधित पॉलिसी अभी डिफाइन की गई है 2022 में, जिसके अंतर्गत ये स्ट्रेंथन करेगा जियो स्पेशल सेक्टर को, जो सपोर्ट करेगा नेशनल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो पॉलिसी आई है 2022 की, उसके अंतर्गत इसने हाईलाइट किया है 13 ईयर गाइडलाइंस को, जो कि प्रमोट करेगा कंट्री के जियो स्पेशल डेटा इंडस्ट्रीज को, जो कि साथ ही साथ ये डेवलप करेगा नेशनल फ्रेमवर्क जो कि यूज कर सकेगा डेटा फॉर इम्प्रूविंग जो सिटीजन सर्विसेज हैं जो दी जा रही हैं उसको बढ़ाने के लिए इस डेटा को यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें इस हाईलाइट की इस पॉलिसी की जो 2022 में आई, तो इसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कि एपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी इस सेक्टर के। जो जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी है ये रिप्लेस करेगी जो पहले एक थी कमेटी नेशनल स्पेशल डेटा कमेटी, तो वह उसको रिमूव करके यानी कि उसको रिप्लेस करके ये GDPDC बनाई गई है। इसके अलावा ये ऑप्शनलाइज करेगी नेशनल जियो स्पेशल डेटा रजिस्ट्री को फॉर एफिशिएंट एक्सेस किया जा सके नेशनल फंडामेंटल, सेक्टोरल और जियो स्पेशल डेटा को। साथ ही साथ सर्वे करेगा इंडिया का जो टोपोग्राफिक जो डेटा है, अदर जो जियो स्पेशल जो डेटा होते हैं उसको, जिससे कि जो पब्लिक फंड्स से संबंधित कोई डेटा है तो उसको एक तरीके से ये जनरेट करके ट्रीट करेगा उसको एज अ कॉमन गुड, जो कि सभी के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंतर्गत रिकॉग्नाइज किए गए हैं 14 ग्लोबल फंडामेंटल जियो स्पेशल डेटा थीम्स को, जो कि कंसीडर्ड किए जाते हैं फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो 17 जो हमारे ऊपर जो गोल्स को हमें पूरा करना है 2030 तक, तो उसको भी इसके अंतर्गत इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल ट्विन जो स्ट्रेटजी है उसको डिवाइस किया गया है GDPDC के द्वारा। अगर हम बात करें जो डिजिटल जो ट्विन क्या होते हैं, ये एक तरीके से वर्चुअल रेप्लिका होते हैं जो फिजिकल एसेट्स हैं उसी की एक तरीके से फोटोकॉपी मान सकते हैं उसको वर्चुअली रूप में, और इसके अंतर्गत जो प्रोसेसेस हैं
जो सर्विसेज हैं जो कि अंतर्गत आती हैं, जो कोर है न्यू डिजिटल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत, तो उनको इसके अंतर्गत डिजिटल ट्विन्स के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जियोस्पेशियल डेटा पॉलिसी 2022 से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो NHA एक नोडल एजेंसी होगा जो कि इम्प्लीमेंटिंग करेगी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को, और इसका जो उद्देश्य होगा डेवलप किया जा सके बैकबोन फॉर डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो HMIS है, एक तरीके से इसका लक्ष्य है कि ये प्रोवाइड कराए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पर्टिकुलरली ये फोकस करेगा प्राइवेट क्लिनिक्स और बिग हेल्थ फैसिलिटीज पर। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक तरीके से नोडल एजेंसी होगी इम्प्लीमेंटिंग फॉर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसका उद्देश्य है कि एक तरीके से ये बैकबोन तैयार कर सके डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो HMIS होगा, इसका एक तरीके से प्रयत्न कर रहा है कि ये प्रोवाइड कराए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और पर्टिकुलरली ये फोकस करेगा प्राइवेट क्लिनिक्स, लेकिन ये बिग हेल्थ फैसिलिटीज़ पर नहीं बल्कि स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ये फोकस करेगा पर्टिकुलरली। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, ये एक तरीके से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसमें रिलीज किया गया है इसका बीटा वर्जन ऑफ जो आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उससे कंप्लाइंट करते हुए HMIS को। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगी एक तरीके से नोडल एजेंसी होगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए, जिसका उद्देश्य होगा कि एक तरीके से बैकबोन तैयार किया जा सके डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इन इंडिया में। साथ ही साथ जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, एक तरीके से इसका एक प्रयत्न है कि एक प्रोवाइड करा सके डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, पर्टिकुलरली ये फोकस करेगा प्राइवेट क्लिनिक्स और स्मॉल हेल्थ फैसिलिटीज़ को। साथ ही साथ HMIS है, ये अलाउ करेगा डॉक्टर्स को कि वे जनरेट कर सके और इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को फैच कर सके आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अंतर्गत, जो भी इसके अंतर्गत पेशेंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको। साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं या रजिस्टर्ड जो पेशेंट्स हैं, उनको जनरेट किया जा सकेगा और उनको शेयर किया जा सकेगा डिजिटली स्टैंडर्डाइज प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हॉस्पिटलाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इथिलीन ग्लाइकोल है एक कलरलेस ओडोरलेस एल्कोहलिक कंपाउंड है, जिसके अंतर्गत अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो ये फैटल नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक तरीके से सिरपी यानी कि बिस्कस लिक्विड के रूप में रहता है एट द रूम टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये मोस्टली यूज किया जाता है ऑटोमोटिव में एंटी फ्रीज एलिमेंट के रूप में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इथिलीन ग्लाइकोल है एक तरीके से कलरलेस, साथ ही साथ ओडोरलेस यानी कि गंधहीन एल्कोहलिक कंपाउंड है, लेकिन ये इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये फैटल नहीं होता कंज्यूम करने पर, तो ये फैटल होता है अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर देखें तो ये सिरपी यानी कि बिस्कस लिक्विड के रूप में ये रहता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये मोस्टली यूज किया जाता है ऑटोमोटिव में एंटी फ्रीज एलिमेंट के रूप में, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के द्वारा इशू किया गया है गजट नोटिफिकेशन, जिसका टाइटल है इथिलीन ग्लाइकोल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2022। अगर हम बात करें इथिलीन ग्लाइकोल की, तो एक कलरलेस ओडोरलेस यानी कि गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड होता है, जो कि आप कंज्यूम करेंगे तो ये फैटल हो सकता है। इसके अलावा ये सिरपी और विस्कस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसको मोस्टली यूज किया जाता है ऑटोमोटिव जो एंटी फ्रीज के रूप में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कई ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पर जो आप
क्रूड ऑयल जो यूज करते हैं उसके अंतर्गत मिलाया जाता है, जिससे कि जो वह कम टेम्परेचर पर जो फ्यूल है वह इसके अंतर्गत जमे नहीं। तो उसके लिए एक एंटी फ्रीज एलिमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये मैन्युफैक्चरिंग पॉलिस्टर फाइबर्स के लिए भी ये यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये फाउंड किया होता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक लिक्विड के फ्लूइड के अंतर्गत, स्टाम्प पेन जो इंक होती है उसके अंतर्गत, बॉल पॉइंट जो पेन्स हम यूज करते हैं उसके अंतर्गत, साथ ही साथ जो सॉल्वेंट पेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, उसके अंतर्गत इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो डाई इथेनिल जो ग्लाइकोल है, इथिलीन जो ग्लाइकोल है, एक तरीके से एडल्ट्रेंट्स की तरह इसको यूज किया जाता है और समटाइम्स इसको इलीगली यूज किया जाता है सॉल्वेंट्स के रूप में इन द लिक्विड ड्रग्स के अंतर्गत, जिससे कि इसकी जो लिक्विड ड्रग्स है इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके। और ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो एक तरीके से फैटल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसके एप्लीकेशन ध्यान रखना है। ये ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है, पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड के रूप में, स्टाम्प पैड इंक के रूप में, जो भी हम बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं उसके रूप में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कोसोवो कंट्री है ये किस कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। तो इसमें आपके सामने 3 कंट्री दी हुई है, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया। तो इसमें आपको बताना है इनमें से किन कंट्री से इसकी बाउंड्री टच होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो तीनों कंट्री हैं अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और सर्बिया, ये तीनों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है कोसोवो कंट्री की। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1, 2 और 3। चलिए जान लेते हैं इसको मैप में। अगर हम बात करें कोसोवो, तो एक स्मॉल और लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है किसी भी सी के द्वारा इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। इसके अलावा ये बाल्कन बॉर्डरिंग जो अल्बानिया इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसके अंतर्गत आपकी अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया इसकी बाउंड्री से अटैच होती है। इसके अलावा इसमें जो मैनी जो सर्ब्स जो कंसीडर किए जाते हैं इनके जो बर्थ प्लेस के अंतर्गत इस नेशन के अंतर्गत, और इस पर जो 1.8 मिलियन जो पीपल हैं लिविंग जहाँ यहाँ जो कोसोवो में रहते हैं, पर 92% है वह अल्बानिया मुस्लिम्स हैं, ओनली 6% यहाँ पर जो है वह सर्बियन है। साथ ही साथ रेस्ट की अगर हम बात करें तो बॉस्निक्स हैं, गोरन्स हैं, साथ ही साथ टर्क्स और रोमा यहाँ पर इथनिक रहते हैं। तो यहाँ पर केवल सर्बिया की जो पॉपुलेशन है सर्बियन जो पीपल की केवल 6% है। इसके अलावा अगर हम इसकी मैप पे लोकेशन देखें तो जो कोसोवो ये कंट्री है प्रिस्टिना इसकी राजधानी है, और इसकी जो बाउंड्रिंग कंट्री है सर्बिया, अल्बानिया, यहाँ पे आपकी नॉर्थ मैसेडोनिया और यहाँ पर मॉन्टेनिग्रो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 4 कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगर हम बात करें बाल्कन कंट्री की, तो बाल्कन कंट्रीज के अंतर्गत 11 कंट्रीज इसके अंतर्गत आती है। बाल्कन कंट्री उन कंट्रीज को कहा जाता है जो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो एक देश बना यूगोस्लाविया, और फिर 1990 के बाद 1990 में इसका विघटन हुआ, तो इसी से ही बाल्कन होके लगभग 11 कंट्रीज इसके अंतर्गत निकली। तो इसके अंतर्गत ही उन 11 कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। अगर हम बात करें उन 11 कंट्रीज की जो जिनको हम बाल्कन कंट्रीज के नाम से जानते हैं, उसमें है आपका क्रोशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, आपका अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो एंड ये आपका बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा जो कोसोवो है एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। साथ ही अगर हम बात करें जो कोसोवो, जब एक तरीके से जो सर्बिया और कोसोवो के बीच में अभी ये विवाद चल रहा है, इथनिक क्लैशेस चल रहे हैं इनके बीच में, इस कारण से कोसोवो अभी चर्चा में है। तो ये कोसोवो सेपरेट कैसे हुआ सर्बिया से, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जब ब्रेकअप हुआ यूगोस्लाविया का 1990 के अंतर्गत, तो कोसोवो को इस तरीके से के जो प्रोविंसेस थे उसको एक फॉर्मर जो कंट्री थी उसके अंतर्गत ही उसको ऑटोनॉमी और उसको इंडिपेंडेंस दी गई। लेकिन इसके अंतर्गत जो सर्बिया के अंतर्गत जो एथनिक जो अल्बानिया थे जो एक तरीके से इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, तो सर्बिया के द्वारा उनका काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल उनको क्रैकडाउन किया गया उनके अगेंस्ट। इसके अलावा ये जो एक तरीके से जो विवाद चल रहा था उसको एंड हुआ 1919 में, जब नाटो के द्वारा यहाँ पर बॉम्बिंग कैंपेन चलाए गए अगेंस्ट द सर्बिया के।
इसके अलावा सर्बिया ने फोर्स इसके अंतर्गत विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द कोसोवो से, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो कोसोवो अल्बानिया है, एक तरीके से जो सर्ब्स हैं वो एक तरीके से वे जो हमने 6% वहाँ की जो सर्ब जनसंख्या की अगर हमने बात की थी, तो एक तरीके से जो इथनिक जो टेंशन थी वह अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई। इसके अलावा जो नाटो के द्वारा जो एक कोसोवो फोर्स वहाँ पर एक तरीके से हेड कर रही है, जो कि बेस्ड है कोसोवो से संबंधित, और जो करंट अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये फोर्स अभी भी वहाँ पर है और 3770 की इस फोर्स की स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें 2008 में, तो कोसोवो ने अपने एक रूप तरीके से यूनिलेटरल तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। साथ ही साथ कई यूएन मेंबर के द्वारा इसको मान्यता भी दे दी गई। जैसे कि हम बात करें 99 कंट्री, जो कि 193 टोटल जो यूएन नेशन जो कंट्रियां हैं, उनमें से 99 कंट्री ने इसकी जो इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया है, जिसके अंतर्गत आपका यूएस भी है, यूके, साथ ही साथ ईयू की जो 27 कंट्री हैं उनमें से 22 कंट्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन भारत के द्वारा, चाइना के द्वारा और रशिया के द्वारा अभी इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अगर हम बात करें जो इंडिया का स्टैंड की कोसोवो और सर्बिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में इंडिया का क्या इसमें स्टैंड है, तो कोसोवो ने जो डिक्लेयर किया गया है इसके अंतर्गत जो इंडिपेंडेंस 2008 में सर्बिया से, तो इंडिया के द्वारा इसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया सेपरेट स्टेट के रूप में। लेकिन इसके साथ ही साथ जो इंडिया ने जो सर्बिया की रिक्वेस्ट पे अपोज किया कोसोवो की मेंबरशिप को इन द इंटरनेशनल बॉडीज के अंतर्गत, जैसे कि यूनेस्को के अंतर्गत, साथ ही साथ अपोस्टाइल कन्वेंशन के अंतर्गत, कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंतर्गत, साथ ही साथ एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंतर्गत। साथ ही साथ इंडिया और सर्बिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और सर्बिया को फाउंडर थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ था, वह ट्रेडिशनली एक तरीके से इनकी क्लोज पार्टनरशिप है कई दशकों से, तो इसके कारण से इंडिया के द्वारा कोसोवो का विरोध किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके अलावा कोसोवो और सर्बिया के बीच में फिर से इस तरीके की टेंशन फिर से उभर कर सामने आई है, तो इस तरीके से ये अभी चर्चा में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कोसोवो एक लैंड बाउंड कंट्री है और ये अपनी बाउंड्री 4 कंट्री के साथ शेयर करती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इससे संबंधित आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक बायर ये इसके अंतर्गत कस्टमाइज कर सकता है यूजर इंटरफेस को, साथ ही साथ डेटा फील्ड्स को ये चेंज कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये यूजर एक्सेस कर सकता है डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आउटलुक है, हॉटमेल है और याहू है, एक तरीके से फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक तरीके से कस्टमाइज कर सकता है यूजर के इंटरफेस को और साथ ही साथ ये चेंज कर सकता है डेटा फील्ड को, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है एक्सेस कर सकता है डेटा को थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस, तो ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल जैसी जो फॉर्म है वे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी ये चर्चा में इसलिए है कि जो अमेजन वेब सर्विस है एक तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट प्रोवाइडर बन गया है क्लाउड बेस्ड सर्विस देने वाले के लिए। ये एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है जो स्टार्टअप्स क्रेडिट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो उनके लिए एक तरीके से ये कंप्यूटिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहा है। उनके लिए स्टोरेज और जो होस्टिंग है वह इनको फ्री में प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंडिया के जो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप्स है, लास्ट 5 ईयर्स में जो इसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं वे लगातार बढ़े हैं। अगर हम बात करें 2016 में 452 थे, जो बढ़कर आज 84,012 हो गए हैं। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की वेराइटीज़ के बारे में इन इंडिया, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, गेमिंग, हेल्थ टेक, साथ ही साथ सेवरल आर द क्लाउड बेसिस ये रहते हैं, तो इसके कारण से इनको जो क्लाउड सर्विसेज की इनको रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो डेटा स्टोरेज जो कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं एक तरीके से इंसेंटिव्स, जिससे कि ये जो क्लाउड बेस्ड जो स्टार्टअप्स होते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे आकर क्लाउड सर्विस लें।
अगर हम बात करें जो क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो एक तरीके से ऑन डिमांड डिलीवरी होती है आईटी रिसोर्सेज की, जिसके अंतर्गत आपकी कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेसेस ये प्रोवाइड कराते हैं ओवर द इंटरनेट। इसके अलावा जब आप इसको पे करेंगे तभी आप इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। इस तरीके से ये पे एज यू गो के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन यूज कर सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी साइज की हो सकती है, कोई भी टाइप की हो सकती है, इसको यूज कर सकता है। साथ ही साथ वीडियो गेम मेकर्स हैं क्लाउड, जो कि डिलीवर करते हैं ऑनलाइन गेम्स, जो कि मिलियन ऑफ प्लेयर्स इस पर खेलते हैं, तो इसके कारण से उनको जरूरत पड़ती है क्लाउड सर्विसेज की। अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं, जिसमें से आपके ये कंपाउंड होता है लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जिसके अंतर्गत सर्वर के अंतर्गत उनका डेटा स्टोर होता है, और जो वर्चुअल डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन या स्टोरेज डेटा इसके अंतर्गत इस आर्किटेक्चर के अंतर्गत स्टोर हो जाता है, जिसको एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट के द्वारा राउटर या स्विच की मदद से। और इसमें राउटर कनेक्ट किया जा सकता है लैपटॉप, मोबाइल या प्रिंटर से। इसके अलावा जो स्विच के माध्यम से कई सारे डेस्कटॉप को एक साथ इसमें कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। साथ ही साथ इसको कस्टमाइज भी किया जा सकता है यूजर के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा जीमेल या आपके जो गूगल है, एक तरीके से ये इस क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एप्लीकेबल है ऑल सेक्टर, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों आते हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके अंतर्गत 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उसको इस्टेब्लिश करनी होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी, जिससे कि जो उसके जो सेक्सुअल हरासमेंट जो एलिगेशंस हैं उनको सुन सके, उनको एड्रेस कर सके। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लोकल कंप्लेंट जो कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित करना होता है, जहां पर भी 10 वर्कर से ज़्यादा होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एप्लीकेबल है सभी सेक्टर्स पे, चाहे वे ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कोई भी कॉरपोरेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उसके अंतर्गत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी स्थापित करनी होगी, जिससे वह जो हरासमेंट से संबंधित जो एलिगेशन है उसको सुन सके, उसको एड्रेस कर सके। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि लोकल जो कंप्लेंट कमेटी है वह आपके 10 से ज़्यादा वर्कर में तो आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी स्थापित करनी होगी, जबकि 10 से कम वर्कर्स पर आपको लोकल कंप्लेंट कमेटी स्थापित करनी होगी। तो इसके अंतर्गत जो मोर देन दिया गया है, तो लेस देन 10 वर्कर पर आपको लोकल कंप्लेंट कमेटी स्थापित करनी होती है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी इसका जो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा कहा गया है सभी स्टेट्स को कि वे इंश्योर करें जो कोचिंग सेंटर्स हैं या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वे स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को। इसके अलावा अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो वुमेन्स के राइट को सेफगार्ड प्रोवाइड कराए, उनके जो वर्क प्लेस पर वो काम करती हैं तो उनको वर्क प्लेस पर सेफ्टी प्रोवाइड कराना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ इससे संबंधित अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो ये एप्लीकेबल है सभी सेक्टर्स पर, चाहे वह ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा ये डिफाइन करता है वर्क प्लेस एज अ एक्सटेंडेड स्पेस जो कि कवर करता है एनी प्लेस जिसके अंतर्गत जो एम्प्लॉय है वो विजिट करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिजर एम्प्लॉयमेंट के दौरान। जिसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन भी वह शामिल है, यानी कि वर्क प्लेस की अगर बात करें तो उससे संबंधित कोई ट्रांसपोर्टेशन भी है जिससे वह महिलाओं को कन्विंस प्रोवाइड कराती है लाने और ले जाने के लिए, तो वह भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की, तो कोई भी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वह उनको इस्टेब्लिश करना होगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिससे कि वह सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित जो भी एलिगेशन है उसको सुन सकें, साथ ही साथ उसको एड्रेस कर सकें। इसके अलावा जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होगी, 10 से अगर कहीं मेंबर हैं, वर्कर्स हैं, तो उसके अंतर्गत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उनको लोकल कंप्लेंट कमेटी स्थापित करनी होगी। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटीज हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो एम्प्लॉयर के अंतर्गत डिस्क्लोज करना होगा क्या उसने लीगल रिपरकशंस लिए जब उसके पास कंप्लेंट आई तब। इसके अलावा उसको जरूरी है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगर वो स्थापित नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की ही होगी। साथ ही साथ पेनल्टीज की अगर हम बात करें, तो अगर एम्प्लॉयर इसके अंतर्गत फेल होता है कि कंप्लाई किया जा सके इससे संबंधित रेगुलेशंस को, तो उसको पेनल्टी की जाएगी 50,000 की, उस पर इम्पोज किया जाएगा। साथ ही साथ उसका लाइसेंस भी उसके अंतर्गत छीना जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोसीजर्स इसके अंतर्गत क्या अपनाए जाएंगे, तो इसके अंतर्गत जो फीमेल के द्वारा तीन मंथ के अंतर्गत उनको रिटर्न कंप्लेंट देनी होगी इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी को। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 मंथ निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसको किसी आधार पर एक कोई रीजन दिया जाता है तो इसको टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा इनिशिएट करने से पहले कमेटी को ट्राई करना होगा कि इसको इस मैटर है उसको रिजॉल्व किया जा सके मीडिएशन के थ्रू। साथ ही साथ ये डायरेक्ट करेगा जो इन्वेस्टिगेशन जो कि कंप्लीट किया जाएगा 90 डेज के अंतर्गत, और कमेटी के पास एक तरीके से जो सेम अथॉरिटी है उसको सिविल कोड और इसमें जो वर्क्स है एज पर द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पर वह कमेटी वर्क करेगी। तो ये हमने बात की सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में। अब हम जान लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप किया गया था 1992 में अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत। ये जो बॉडी है इस्टेब्लिश की गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं वुमेन के लिए, तो वह उनको रिव्यू कर सके। इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के, तो जो कमीशन के पास ये कंसिस्ट करती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जिसके अंतर्गत चेयरपर्सन हो, एक मेंबर सेक्रेटरी हो, साथ ही साथ अदर 5 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हो। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो चेयरपर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत उसको नॉमिनेट किया जाएगा एज अ चेयरपर्सन। इसमें जो 5 मेंबर होंगे, 5 मेंबर इसके अंतर्गत नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनमें ऐसे पर्सन्स को इसके अंतर्गत नॉमिनेट किया जाएगा जिसके पास एबिलिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, साथ ही साथ इससे संबंधित जो वुमेन से संबंधित मामले हैं उससे संबंधित एक्सपीरियंस होगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायबेटिक डिसीज से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि फर्स्ट ये एक कंडीशन है जिसके अंतर्गत जो स्मॉल ट्री और जो श्रब्स होते हैं वह एक तरीके से डाई होने लगते हैं और टिप ऑफ देयर लीव्स और साथ ही साथ रूट्स भी इसके अंतर्गत प्रभावित होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इसका जो कारण है वह है आपका मोज़ेक वायरस, जो कि स्प्रेड करता है थ्रू द पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट। तो इसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक तरीके की कंडीशन है जिसमें जो स्मॉल ट्री होते हैं या उसकी जो झाड़ियाँ होती हैं एक तरीके से उनकी जो टिप होती है उससे वह डाई होने लगती है, साथ ही साथ इनकी जो रूट्स है वह भी इससे प्रभावित होती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इसका जो कारण है मोज़ेक वायरस है, तो ये मोज़ेक वायरस के कारण नहीं होता बल्कि विभिन्न प्रकार के जो फंजाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं इनके कारण से ये एक तरीके से इसका कारण है डायबेटिक डिसीज का। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अभी जो नीम ट्री है एक तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें ट्विग ब्लाइट यानी कि आपका जो डायबेटिक डिसीज के रूप में इन द तेलंगाना। अगर हम बात करें जो नीम है एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है और इसकी कई सारी जो वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक तरीके से एग्जेम्प्ट है नीम ट्री को, जो कि एक तरीके पेस्ट और जो डिसीज है वह इससे एक तरीके से अप्रभावित पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम बात करें डायबेटिक डिसीज की तो ये अफेक्ट करता है उसकी जो पत्तियां हैं लीव्स को, उसकी जो ट्विग्स होती हैं या उसके जो फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस जो होती हैं उसको ये प्रभावित करती है नीम के ट्री के अंतर्गत।
और इसके अंतर्गत सारे जो ट्रीज हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों या उनकी एजेस के अनुसार, उनको एक तरीके से ये उनको प्रभावित करती है और ऑलमोस्ट लगभग 100% लॉस हो जाता है इससे संबंधित जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है इनके अंतर्गत, और जो एक तरीके से सीवियरली इन्फेक्ट करते हैं इन ट्रीज को। इसमें जो स्टैग हेड्स होते हैं वे स्लोली एक तरीके से ऊपर टिप से अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री से वो एक तरीके से डाई होना शुरू कर देते हैं, और जो डेड इसमें जो लीफ फिल्स होते हैं एक तरीके से वे लीफलेस हो जाते हैं, यानी कि पत्तियों के विहीन हो जाते हैं, और सुपरफिशियली ये एक तरीके से स्टैग हेड्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डाईबैक है, स्टैग हेड्स है, एक तरीके से कॉज होता है मैनी फंजाइस और जो फ्यू बैक्टीरियाज हैं उसके कारण से ये डिसीज आपको देखने को मिलती है, और ये प्रोड्यूस करते हैं कैंकर्स, एक तरीके से एंथ्राकोनोस, बिल्ड्स एंड स्टेम और रूट्स जो डॉट्स होती हैं, ये कई तरीके की जो बीमारियां हैं इनके द्वारा जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती हैं वह इसको प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें डाईबैक डिसीज की, तो फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया गया था कंट्री के अंतर्गत इन 1990 में, देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डाईबैक डिसीज से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।